धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी उनकी सोच सच्चाई इस फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के माध्यम से आप सभी के सामने रखते हैं। तो आज की लाइव डिस्कशन, वैसे हमारा रूटीन टॉपिक रहता है वेडनेसडे को भी पंचकुला दंगे के अनसुलझे पहलू, लेकिन फ़िलहाल आज एक टॉपिक हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हम उस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। शुरू नहीं कर रहे, उसको डिस्कस करेंगे। और डिस्कस ये है कि आज हनीप्रीत को लेके एक मसला, बहुत सारी चीज़ें जो नई खड़ी हुई हैं वो आपके सामने हम रखना चाह रहे हैं। तो डिस्कशन जारी रहेगी, तो साथ साथ आपके सवाल भी जारी रहेंगे। इसके अलावा और जो जानकारी आपको चाहिए हो वो आप बताते रहिए। एक बार हम थोड़ा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही हम इसको इस तरह से शुरू करना चाहते हैं कि सबको समझ में आए हर चीज़। मसला ये है कि कई चीज़ें सामने खड़ी हैं। शाही परिवार क्या अब सिरसा छोड़कर जा रहा है? सबसे पहला सवाल, सिरसा छोड़कर जा रहा है तो क्या वो अपने यहाँ पे जो मकान हैं, उनकी कोठियाँ हैं, बंगले हैं या कास्टल हैं, क्या उन्हें वो बेच के जा रहा है? दूसरा, विपासना और शोभा को क्या हमेशा के लिए एडम ब्लॉक से हटा दिया गया, और अगर हटाया गया तो किसके कहने पे और क्यों? तीसरा, कि डेरा में जो 2 नंबर का ब्लैक कैश इकट्ठा करा जाता है, संगत से लूटा जाता है जो पैसा, अब उसके लिए 45 मेंबरों को हटा दिया गया है और उसमें गुरलीन जो सतब्रह्मचारी कथित तौर पे है, असल में तो है या नहीं पता नहीं, उसको लगाया गया है। तीसरा, क्या अब ब्रह्मचारी बनने का प्रसाद, मतलब साधु जो इस त्रिलोक में, आप समझिए इस त्रिलोकी के अंदर जो सबसे ऊंची, सबसे पता कहते हैं सर्वोच्च जीवन है, सबसे ऊंचा जीवन है, अब उस जीवन को कौन जिएगा और कौन नहीं जिएगा, इसका फैसला क्या अब हनीप्रीत करेगी? तो ये चीज़ भी है एक नई। इसके अलावा ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग जो सात संगत का भलाई खाता है, क्या वो हमेशा के लिए बंद हो गया है? और एक सूचना ये भी है, अभी हनीप्रीत ने सेक्टर 4 चंडीगढ़ में या मोहाली में, पता नहीं कौन से सेक्टर में 22 करोड़ की कोई कोठी खरीदी है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसके अलावा एक ऐसी लड़की को भी सुनने में आया है हनीप्रीत की तरफ से या उसके गिरोह की तरफ से, गुरु ब्रह्मचारी का प्रसाद दे दिया गया है, जो आरएसएस से ट्रेंड होकर आई है और जो हजूर पिताजी के नियमों के अनुसार नहीं चलती है, जबकि आरएसएस के नियमों के अनुसार चलती है। तो ये भी एक चीज़ है जो आपके सामने आज डिस्कशन में रखेंगे। और इन सबसे अलग एक सवाल है जो हमारे बाद में हमारे पास आया, वो ये भी, क्या सात संगत से, हाँ वो इसमें लिखा भी है, सात संगत के जरिए अब जो पैसा लूटा गया 25 अगस्त से पहले और बाद में, उस सब के जो मुकदमे हैं, क्या वो अब हजूर पिताजी पे डालने की तैयारी हनीप्रीत या उसका गिरोह कर रहा है? तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है आप कोशिश कीजिए, थोड़ा चाहते हैं कि आप थोड़ा शेयर करें इसको, लोगों को बताएं कि एक बार अगर आपके आसपास जान पहचान के लोग हैं, थोड़ा सुनने की कोशिश करें, क्योंकि सच थोड़ा कड़वा है, और इतना कड़वा है कि आपके वैसे फ़र्क तो नहीं पड़ता है, फिर भी सुन लेते क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा असर होना है। चलिए शुरुआत करते हैं हम शाही परिवार से। शाही परिवार कहाँ खड़ा है और क्यों? एक कहावत मशहूर है कि जिस पेड़ की जड़ में सांप का बिल हो, उसके ऊपर पक्षी घोंसला नहीं बनाते। बनाना नहीं चाहिए पक्षियों को घोंसला। कुछ ऐसी हालात शाही परिवार के साथियों की और शाही परिवार की है। सांप का बिल किसका है? हनीप्रीत का। पेड़ क्या है? पेड़ ये एडम ब्लॉक और राजनीतिक विंग
और ये प्रबंधकीय समिति 45 मेंबर हैं और इनके ऊपर घोंसला बनाया है शाही परिवार ने और उनके साथियों ने। नतीजा क्या है? अब नतीजा है ये सांप सबको निगलने चला है, हानिप्रीत रूपी सांप। 21 दिन की जो फरलो बताई गई हवा में कि हजूर पिताजी आए, ये सब कुछ हुआ, फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ हुआ, उसकी आड़ में, क्योंकि वहाँ कुछ हुआ नहीं, उसकी आड़ में बहुत सारे हुक्म अब परोसे जा रहे हैं। अभी ये हुक्म हुआ, ये हुक्म हुआ, ये हुक्म हुआ। जब हमने आपको बताया अभी पिताजी तो आए ही नहीं, तो हुक्म कहाँ से आए? पिछले 4.5-5 साल से बड़ा शोर मचाया, शाही परिवार ये कर रहा है, शाही परिवार ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, उन्होंने ये कुर्बानी दी, फलाना ये वो। आज कहाँ हैं? आज उस परिवार के साथ एक आदमी नहीं खड़ा है। खड़ेगा क्यों? जब उनके सामने ये नौबत थी, ऐसे लोग थे जिनके सामने ये नौबत आई, वहाँ शाही परिवार को स्टैंड लेना चाहिए था। जैसे परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का परिवार जब इसी एडम ब्लॉक ने, इसी राजनीतिक विंग ने डेरा से निकाला, तब शाही परिवार ने परमपिता जी के परिवार के लिए स्टैंड लिया। उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, एक पैसे का साथ नहीं दिया। उस टाइम जब भाई रंजीत जी के घर से शायद माता जी थे या उनके धर्मपत्नी थे, जब उनकी वो चोला छोड़ गए, तब शाही परिवार ने उनका दुख नहीं बटाया। उनकी जगह उन्होंने उसी टाइम पे एक ऐसे आदमी के घर जाना पसंद किया जो आज शाही परिवार को ही डेरे से निकालने में सहायक है। तो आज जब उनके सामने चीज़ें आई, सात संगत 25 अगस्त के बाद कैसे अकेली पड़ गई, कितने लोग थे जो बीमार कह लीजिए, परेशान कह लीजिए, जो पीड़ित थे पंचकुला दंगे के बाद, और बहुत तरीके से एक भी स्टेज पे, एक भी जगह उन्होंने किसी भी संगत के व्यक्ति का साथ नहीं दिया। उन्होंने साथ संगत के साथ खड़ना ही नहीं चाहा। एक ऐसे झूठ को चुप रह के बढ़ावा दिया, अभी हम पता नहीं पिताजी के लिए कौन से इडिया घिसा रहे हैं, कौन से गिट्टे रगड़ रहे हैं, कितने घुटने घिसा रहे हैं, कितने पॉलिटिशियनों के पास जा रहे हैं। ये सब बकवास निकला। और अब जब आज उनको ज़रूरत पड़ी तो अब उनके साथ कोई खड़े तो क्यों? क्योंकि इतने स्वार्थी लोग जो खुद रो रो के सबका इस्तेमाल करते चले गए, और उनको लगता था भी उन जैसा शाही कोई नहीं है। उनको तो शाहरुख खान, सलमान खान जैसा बनने की पड़ी थी। मतलब कोई होटल रेस्टोरेंट नहीं छोड़ना, कोई देश नहीं छोड़ना घूमने के लिए, कोई कपड़ा डिज़ाइनर नहीं छोड़ना है। और आज गुरु तो दिखा ही नहीं। और हजूर पिताजी के खिलाफ जब शाही परिवार, हम आपको अपन तौर पे बार बार कहते रहे, भी शाही परिवार दिखने में हजूर पिताजी का साथी है लेकिन वास्तव में नहीं है। और जब वो हजूर पिताजी के साथ भी नहीं खड़े हुए, तो आज किस उम्मीद से वो सोच लें कि साथ संगत उनके साथ खड़ेगी। और अब क्योंकि ये सिचुएशन तो आनी ही थी, अब ओपन तौर पे, खुले तौर पे सेवादारों के अंदर, सेवादार जो डेरे में समितियां हैं या डेरे में जो भी सेवादार हैं, परमानेंट या सतब्रह्मचारी, इन सबको खुले तौर पे बोल दिया गया है, शाही परिवार को हजूर पिताजी ने नकार दिया है। ये कोई बंद या छुपी खबर नहीं है। और शाही परिवार या तो हानिप्रीत के हिसाब से चले या फिर उनको डेरा छोड़कर जाना पड़ेगा। तो अब शाही परिवार ने डेरा छोड़ने का निर्णय लिया है और हानिप्रीत के इशारों पे चलने से इनकार कर दिया है। अब सिचुएशन आप समझिए, जिस छदम में, मतलब छदम कह लीजिए, जिस कल्पनाओं के जाल में आप उलझे हुए हैं, सोच रहे हैं भी पता नहीं है परिवार क्या कर देगा, क्या कर रहा है, और पता नहीं कितने परेशानी में है, कौन सा दबाव इन पे है। आज क्या है, पिताजी बोलते हैं हद से ज़्यादा चुप्पी भी इंसान को मार देती है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजनीतिक विंग और हनीप्रीत से थोड़े महीने, 2 महीने पहले हाथ मिलाया। मतलब जिस पेड़ पे घोंसला बनाया, उसकी जड़ों में तो हनीप्रीत रूपी सांप का बिल था। अब वो सांप इन्हें खाने निकला है और अब ये सोच रहे हैं भी हमने उस पेड़ पे घोंसला बनाया ही क्यों। और ऐसे में अब जिनसे वो मदद मांगे वो खुद उस पेड़ के घोंसले पे बैठे हैं, उसी पेड़ पे घोंसला बनाए बैठे हैं, तो मदद कर भी देंगे तो उनको भी खा जाएगी हनीप्रीत एक दिन।
तो ये सिचुएशन आज शाही परिवार के सामने प्रैक्टिकली तौर पे है कि शाही परिवार को डेरे से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और शाही परिवार का मतलब बड़े माता पूजनीय माता नसीब कौर जी, छोटे माता जी जसमीत बाई जी का परिवार, बड़ी बहन चरणप्रीत इंसा का परिवार और छोटी बहन अमरप्रीत इंसा का परिवार। इनको स्पष्ट तौर पे कहा गया है भी डेरा छोड़ के निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो हनीप्रीत के इशारों पे नाचना शुरू कर दो। दो ऑप्शन आपके पास हैं, तो दोनों ऑप्शन में से उन्होंने डेरे से निकलने का फैसला लिया है। फ़िलहाल आज मुझे किसी ने ये भी बोला भी उनके जो मकान हैं उन मकानों को वो बेचना चाहते हैं, जो डेरा में उनकी कोठियाँ बनी हुई हैं उन कोठियों को वो बेचना चाहते हैं। और अब वो बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि एडम ब्लॉक उनके ख़रीदारों को धमका रहा है, जो उन्हें ख़रीदना चाहते हैं उनको धमका रहा है भी अगर ख़रीदोगे तो यहाँ चैन से रहने नहीं देंगे। और ये वजह अब वो अपने मकान भी नहीं बेच पा रहे हैं। बाकी सब चीज़ें तो बड़ा चलो छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अब ये इतनी सब कुछ हो रहा है तो आप इसको समझ लीजिए कि ये दिशाएं किस दिशा की ओर अब ये चीज़ें बढ़ने लगी हैं। एक ऑप्शन आप और सोच सकते हैं भी हो सकता है भी हनीप्रीत और परिवार के बीच में कोई डील हुई हो और इस डील में मोटा पैसे का लेन देन हुआ हो और इस लेन देन के चलते शाही परिवार ने कहा भी डेरा तुम्हारा हमारा पैसा। लेकिन हालांकि इस डील में ये पॉसिबिलिटी सोच सकते हैं सोचने वाले, पर कितनी सच्चाई है कुछ कह नहीं सकते। अब वापस आइए भी, अब आप ये बताइए कि इस डेरे में वो कौन सी ताकतें हैं। एडम ब्लॉक खुले तौर पे जब शाही परिवार के विरोध में उतर आया है, सेवा समिति एडम ब्लॉक 45 मेंबर सब शाही परिवार के विरोध में उतर आए हैं भी शाही परिवार गलत रास्ते पे है और हनीप्रीत सही रास्ते पे है। अब आप इसमें किसकी तरफ खड़ेंगे, और खड़ भी जाएंगे तो क्या है, फेसबुक पे लिखने से खड़ना नहीं होता है। फेसबुक पे लिख देंगे हम आई स्टैंड विद माता जी या हम माता जी के साथ खड़े हैं, तो आपके फेसबुक से लिख देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उनके साथ खड़े हैं या नहीं। लेकिन अब आप ये सोच के देखिए आप किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। पहले स्टेप पे उन्होंने शाही परिवार को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दूसरे स्टेप पे पंचकुला दंगे के बाद जांच हुई। इस जांच में हनीप्रीत 38 दिन तक फरार रहती है। फरार में वो लगातार फरार रहती है और कोई मीडिया ऐसा बचता नहीं है जो उसके बारे में खबर नहीं चलाता। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो पिताजी और हनीप्रीत के रिश्ते इस तरह से बिगाड़ने शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब उस टाइम हुई, लेकिन आपको मालूम हो उस टाइम बड़ा ये जो जितने भी हमारे यहाँ हरियाणा में तो भांड बोलते हैं, जो ये ज़्यादा शोर जिस तरह के होते हैं गाने बजाने वालों को, जो थोड़ा अलग तरह के कलाकारों को, तो उसमें बड़े कलाकार आए जी हमारे, तो ये सहजो बाई और मीरा बाई है, विपासना और शोभा गोरा। तो ये दोनों बड़े उन्होंने बड़ा शेरनी है जी, बड़ा सामना किया। अब आपको बता दें भी इन शेरनियों का पत्ता भी काट दिया है। मतलब विपासना और शोभा को अब एडम ब्लॉक की सेवाओं से परमानेंट काट दिया गया है। हालांकि याद हो आपको, हमने कुछ टाइम पहले आपको एक इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल थी पूनम, उसके बारे में आपको बताया था। और जैसा मैं आपको बताया उसके बाद क्या किया कि पूनम को दोबारा, जो पूनम प्रिंसिपल थी उनको दोबारा इंटरनेशनल स्कूल में रख लिया गया, लेकिन धीरे धीरे साइलेंटली अब उसको परमानेंट फिर से हटा दिया गया। तो यही सिचुएशन अब हो सकती है शोभा गोरा के साथ भी, क्योंकि विपासना तो लंबे समय से जा चुकी है। अभी जब हम क्लेम करेंगे भी शोभा गोरा को हटा दिया गया, तो अब हो सकता है 2-4 दिन शोभा गोरा को सामने दिखा दिया जाए और फिर धीरे धीरे फिर वहीं का वहीं। तो ओपन जानकारी ये है कि अब 7 लोगों का एडम ब्लॉक बनाया गया है। ये 7 लोग कौन हैं? इन 7 लोगों का जो चौधरी है उसका नाम है PR नैन। डॉक्टर PR नैन अब एडम ब्लॉक का चौधरी है और ये हनीप्रीत ने सिलेक्ट किए हैं। इसमें आप ये मत सोचना कि हजूर पिताजी के सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि हजूर पिताजी हमेशा सात संगत की सहमति से ही किसी को सेवा देते थे, सात संगत से सहमति लिए बिना नहीं देते थे। अब 7 लोगों का नया एडम ब्लॉक है जिसमें हनीप्रीत है मुखिया ओवरऑल, जो अपने आप को गुरुगद्दी के दावेदार के तौर पे और डेरे की मालकिन के तौर पे प्रस्तुत कर रही है। इसके बाद सेकंड स्टेप पे जो ओवरऑल इंचार्ज जिसको ऑफिशियली दिखाया जा रहा है वो है डॉक्टर PR नैन। दूसरे स्टेप पे पुष्पा है और तीसरे नाम जो है वो इसका गुरुदात
है और चौथा एक चरणजीत सिंह है, जिसे चाचा चाचा चतरा चाचा ऐसा कुछ बोलते हैं, चाचा चतरा कह देते हैं, कुछ ऐसा नाम है। तो वो है चौथा कैंडिडेट। और पांचवा कैंडिडेट सेवा समिति से इकबाल है। छठे कैंडिडेट जो पैसे को संभालने के लिए वो है सुखलंत, जिसे बेअंत कौर उसको कहा जाता है। वैसे नाम सुखलंत के नाम से ज़्यादा मशहूर है, बेअंत कौर उसका ऑफिशियल नाम है। और सातवां शायद गुरलीन है, जो पैसा इकट्ठा करेगा। तो ये 7 लोगों का नया एडम ब्लॉक अब बनाया गया है। इस ट्रैक पे अब एडम ब्लॉक चल रहा है और ये कोई सात संगत की सहमति से या सात संगत से पूछ के नहीं बनाया गया है। ये हनीप्रीत ने अब कब्जा लिया गया है, शाही परिवार को लात मार के बाहर किया है, एडम ब्लॉक को कब्जा के अब अपनी टीम को खड़ा कर दिया है। इनके अलावा इन सब पे निगाह रखने के लिए जो मतलब अघोषित, बिना घोषणा किए, जैसे कहते हैं ना अघोषित, ऊपर बैठे रहते हैं कंट्रोलर, जो सिर्फ कंट्रोल करेंगे ताकि लीगल मसला आए तो ये 7 लोग फंसें, और गलत काम जो करेंगे ऊपर सारा जो 2 नंबर का काम संभालेंगे, उनमें 2 चेहरे हैं, एक का नाम है राकेश डिडबा और एक का नाम है सीपी अरोड़ा। ये सब सारे उल्टे 2 नंबर के धंधे, क्राइम, मर्डर कराना, किडनैप करना, ये सारे जितने भी क्राइम के और पैसों को कहाँ इस्तेमाल करना है, इन सारे धंधों का काम इन 2 लोगों के ऊपर है। अब इन सब की सरगना जो है वो हनीप्रीत ऑफिशियली तौर पे प्रोजेक्ट की जा रही है। और अब कहानियाँ प्रस्तुत हैं कि क्या हनीप्रीत कितनी बड़ी भक्त है और क्या क्या इसने कुर्बानियाँ दी हैं, क्या क्या किया। तो ये सब कुर्बानियाँ अब आपके सामने स्पष्ट तौर पे आने वाली हैं धीरे धीरे। इसकी ट्रेनिंग बाकायदा 45 मेंबरों को अब दी जा रही है और बहुत सी जगह काम शुरू भी हो गया है। तो अब आप ये सोचिए भी इस दरबार से माताजी को, छोटे माताजी को, भाई जसमीत के परिवार को, भाई चरणप्रीत बहन और अमरप्रीत बहन के परिवार को ज़बरदस्ती कौन निकाल सकता है, किसके पास वो पावर है और ये पावर क्यों है। और इसके लिए जितने भी डेरे की सेवादार समितियां, डेरे के सतब्रह्मचारी, डेरे की गुरु ब्रह्मचारी और डेरे की सेवा समिति और जितने भी और डेरा में जिम्मेवार हैं, वो सब इसमें 45 मेंबर वगैरह ये सब साथ हनीप्रीत के साथ क्यों खड़े हैं। तो ऐसा शाही परिवार ने कौन सा गुनाह किया है कि उनको डेरे से निकाला जा रहा है। तो इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है SBS इकबाल भी शायद कमेटी में हो सकता है, वो भी खेती बाड़ी संभालने के लिए, ये भी शायद एक नाम उछल के आया, लेकिन इसका नाम की पुष्टि अभी हुई नहीं है। इसके अलावा आप सोचिए भी डेरे की प्रबंधक कानूनी तौर पे, हवा में नहीं, कानूनी तौर पे कागजों में डेरे की प्रबंधक का नाम विपासना चावला है। ये पिताजी ने बनाई थी प्रबंधक और ऑफिशियली तौर पे पिताजी का अपॉइंटमेंट लेटर है इस लेडी को दिया गया। अब इसको डेरे की प्रबंधक की कुर्सी से हटाने की पावर हनीप्रीत के पास कैसे आई और क्या ये गुंडागर्दी के चलते या ज़बरदस्ती हटा दिया गया है, क्या वो लेटर कभी आपके सामने आएगा भी विपासना ने या शोभा ने रिज़ाइन किया है, कोई लेटर ऐसा हो, या पिताजी ने उनको टर्मिनेट किया है और नए लोगों को अपॉइंट किया है उस ट्रस्ट के अंदर। हालांकि ये सब चीज़ पिताजी साथ संगत से पूछे बिना तो कोई काम नहीं करते थे, पर ये सब कुछ थोपा जा रहा है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। अभी किसने हटाया ये शेरनियाँ, जिन्हों जो नए भांड थे उनको पूछ लेना कि तुम्हारी शेरनियाँ अभी भीगी बिल्ली क्यों बनी हुई हैं। तीसरा ये भी जो ब्रह्मचारी ये ब्लॉकों में जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, अब 2 तरह का पैसा इकट्ठा हो रहा है। एक तो होता है अभी सामान बेचना है, अब आपके पास सच कहूँ बेचने आ रहे हैं, सच्ची शिक्षा बेचने आ रहे हैं, कोई सब्जियां बेचने आ रहा है, कोई कुछ बेचने आ रहा है। ये सब क्या है, जितना सामान बेचेंगे उसमें 45 मेंबरों का कमीशन सेट है और वो सामान के बदले आपको सामान दिया जाएगा, मतलब सामान दिया जाएगा, बदले में आप थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा पैसा लिया जाएगा, उसमें से कुछ हिस्सा जो है 45 मेंबरों को मिलता है और ये हिस्से के उनकी आमदनी का साधन है। और ये चीज़ें सेवा नहीं है, ये उनका अपना व्यापार है, इसलिए आप सच्ची शिक्षा और सच कहूँ को सेवा की कैटेगरी में मत डालिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताते हैं, वो ये कि क्या सच्ची शिक्षा और सच कहूँ डेरा से प्रकाशित होती है। तो आपको ये बताएं, ये डेरे की बात, ये 2 मैगजीन है और ये प्राइवेट फर्म है और इन फर्मों का मालिक डेरा नहीं है। आपको ओपन तौर पे बताएं, कानूनी तौर पे भी डेरा ना तो अपने पैसे से फैक्ट्री बना सकता है, ना अपने पैसे से कोई कंपनी खोल सकता है,
ना अपने पैसे से अखबार चला सकता है, ना न्यूज़ चैनल चला सकता है, ना सच्ची शिक्षा मैगज़ीन चला सकता है। लेकिन वो भी सच्ची शिक्षा मैगज़ीन डेरा के अपने ऑफिशियल ट्रस्ट से नहीं चलती, वो सब भी एक प्राइवेट कंपनियां हैं। उम्मीद कीजिए आपके घर में रोज़ाना 100 लोग इकट्ठे होते हैं, तो 10 दिन वो इकट्ठे होते हैं, तो 11वें दिन आपके घर के बाहर एक गोलगप्पे वाला या आइसक्रीम बेचने वाला रेडी लगाना शुरू कर देगा। उसको पता है भी यहाँ से 100 लोग हर रोज़ निकलेंगे, तो हम रेडी लगाना शुरू कर दें। धीरे धीरे आपके यहाँ लोग बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे गोलगप्पे वाला 5 स्टार होटल तक पहुँच जाएगा। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब लोग आपसे पूछने की बजाय उस 5 स्टार होटल वाले से पूछेंगे कि भैया सामने इस घर में क्या चल रहा है और कैसे चलता है, हमें बताओ। तो यही चीज़ यहाँ है। डेरा में साथ संगत आती थी और यहाँ साथ संगत को सामान बेचने के लिए व्यापारी भी आए। जब वो व्यापारी आए तो डेरे की जय बोलने लगे, नारा लगाने लगे। उन्होंने भी सेवा करने का ड्रामा किया। इन व्यापारी बढ़ते बढ़ते ये पहले छोटी छोटी दुकानों से लेकर बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ, मॉल और 5 स्टार होटल बना लिए इन्होंने। और फिर यही जो व्यापारी हैं यही डेरा के अंदर अब प्रबंधक की फॉर्म में निकल के सामने आ गए हैं। तो अब आपके सामने आप उन व्यापारियों से पूछ रहे हैं भी डेरे में जो चल रहा है वो सही। व्यापारी तो आपको बोलेगा ही भी ये सब कुछ पिताजी के रहे उससे चल रहा है, क्योंकि उसको तो अपना सामान बेचना है। डेरा के अंदर किसी भी फैक्ट्री का, चाहे वो MSG कंपनी है, चाहे वो सच्ची शिक्षा है, चाहे वो सच कहूँ है, चाहे वो कोई भी सामान आपको बेचा जा रहा है, वो सब सामान डेरे में आए व्यापारियों का है। इसमें डेरे को 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं होता है, ये आपको बता दें। क्योंकि इस सब की कंपनियों के जो डायरेक्टर हैं, इन कंपनियों में जो लाखों रुपए की सैलरी पे काम करने वाले लोग जो कागजों में इनके मालिक हैं, वो राकेश जड़बा जैसे, गुरलीन जैसे, हनीप्रीत जैसे लोग हैं। इसलिए ये करोड़ों की आमदनी इनकी जेब में जाती है, ना कि डेरा की जेब में जाती है। तो इसलिए आप सोचे भी आप ये सामान खरीद के कोई सेवा कमा रहे हैं, तो आप इस भ्रम में ना रहें। ये तो व्यापार है, व्यापारी को सामान बेचना है। आप किसी भी तीर्थ स्थान पे जाएंगे, अगर आपको लगता है, मान लो आप वैष्णो देवी गए, भी वैष्णो देवी के मंदिर के बाहर जो दुकान है वहाँ से नारियल खरीदेंगे तो पवित्र होगा, और अगर किसी बस स्टैंड से नारियल खरीद लेंगे तो वो नारियल पवित्र नहीं होगा। तो ये आपकी मूर्खता है। नारियल दोनों जगह एक जैसा ही है, आप जो सा मर्जी खरीदिए, लेकिन क्योंकि आप तीर्थ स्थान के पास खड़े हैं तो वहाँ वाले नारियल एक तो नज़दीकी से मिलते हैं, दूसरा आपकी आस्था जुड़ जाती है, वहाँ का एनवायरनमेंट जुड़ जाता है, इसलिए आपको वो नारियल बढ़िया लगने लगता है। कुछ इसी तरह ही ये सामान है फैक्ट्री कंपनियों का, वो आपको इसलिए बढ़िया लगता है क्योंकि वो डेरे के आसपास बन रहा है और कुछ नहीं है। अब क्या है कि एक नया ट्रैक शुरू हुआ है, वो है अभी जो सात संगत से पैसा लूटा गया है, इस पैसे को किस तरह से हजूर पिताजी के नाम इसका केस डाल दिया जाए। दूसरा जो पंचकुला दंगा है या जो भी क्राइम किया गया है, उस क्राइम को भी हजूर पिताजी के नाम पर डाल दिया जाए। इस सब के लिए अब ब्लॉकों में 45 मेंबर आने लगे हैं। वो बोल रहे हैं भी सात संगत को भी आपने एक एफिडेविट देना है भी जो पैसा आपने सात संगत ने डेरा में दिया है, उस पैसे का इस्तेमाल हजूर पिताजी ने जो लोगों को, सेवादारों को दातें दी हैं उसमें किया है। आपको बताएं कि दातें जो डेरा है वो पिताजी अक्सर स्टेज से बोलते हैं कि वो डेरे की कमाई से या सतब्रह्मचारियों की कमाई से या पिताजी की अपनी नेक कमाई से वो दातें पिताजी सेवादारों को देते हैं, ना कि सात संगत से परमार्थ लेके वो दातें दी जाती हैं। मसला क्या है कि आपके सामने एक नया कहानी परोसती है भी डेरे को पता नहीं बहुत बड़ी अमाउंट में टैक्स भरना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि डेरे को टैक्स भरना पड़ रहा है। आप ये समझिए कि अब पहले ये स्टेज आई थी कि एफिडेविट दिया जाए जिसमें सात संगत ये कहे भी ये पैसा हमने डेरा में इस काम के लिए दिया है, जबकि वो पैसा उस काम के लिए दिया नहीं है। जैसे दातें बांटना या फिर डेरे के खेतों की सब्जियों, डेरे के खेतों के लिए बीज खरीदना, इस तरह की चीज़ें डेरा में दान पैसा नहीं लिया जाता। और ये पैसा जानबूझ के, क्योंकि उसमें ये बचना चाहते हैं भी जो 2 नंबर का पैसा इनके पास आया है वो उस पैसे से बचना चाहते हैं। दूसरा, जो भी डेरा का इलीगल मैटर आएगा पैसे को लेकर, उस सब के फ्रॉड का जो केस है वो ये हजूर पिताजी पे डाल देना चाहते हैं, इसलिए अब ये एफिडेविट लिए जा रहे हैं। फिर जब ये चीज़ें हमें पता लगने लगी तो अब इन्होंने सात संगत में नया ट्रैक क्या किया है भी आप अपने पैसों से स्टाम्प पेपर खरीद के ब्लैंक स्टाम्प पेपर पे साइन करके दे दें। उसमें ब्लैंक स्टाम्प पेपर पे तो आपका कुछ मर्जी लिखवाया जा सकता है,
तो ब्लैंक स्टाम्प पेपर कहाँ कैसे इस्तेमाल होगा वो आप अंदाज़ा लगाएं। हो सकता है आप ही के नाम को, आप ही को प्रबंधक बना के और आप ही को पंचकुला दंगे का मास्टरमाइंड दिखा दें, या किसी भी क्राइम में, क्योंकि इतने सारे क्राइम जो हैं जो डेरे की मैनेजमेंट के साथ जुड़े हैं, बहुत सारे क्राइम तो पुलिस के रिकॉर्ड पे अभी आने बाकी हैं। तो ये क्राइम जो सारे जुड़े हैं उसका जो ठीकरा है वो सब आपके सिर पे किस रूप में फोड़ा जाएगा मालूम नहीं है। तो आप अगर किसी भी से आप इस तरह से, बाकी क्या है कि देंगे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमारा काम है आपको बताना। दें ना दें उससे पिताजी को तो फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, फ़र्क आप ही को पड़ने वाला है। इसके अलावा क्या है कि सतब्रह्मचारियों का प्रसाद, अभी क्या है कि पुष्पा जिसका हस्बैंड मर चुका है, 55 साल के आसपास, करीब 55-60 साल के आसपास उसकी एज हो गई है, उसका कोई एक बेटा है वो विदेश रहता है। तो अब उसमें कोई ये तो है नहीं कि वो अब नई शादी करेगी या शादीशुदा जीवन बिताएगी। तो अब उसने ये कहा भी, हनीप्रीत ने उसको ब्रह्मचारी का प्रसाद दे दिया है और उसने खुद को ब्रह्मचारी घोषित कर दिया है। पता नहीं किस तरह से घोषित किया और हनीप्रीत से प्रसाद लेके वो ब्रह्मचारी क्यों मानी जा रही है, ये भी अजीब है। लेकिन इसके अलावा 2 लड़कियों का नाम और सामने आया है कि 2 लड़कियों को और ब्रह्मचारी का प्रसाद दिया गया है। उसमें से एक लड़की जो है वो एक ऐसे परिवार से ट्रेंड है जो आरएसएस से जुड़ा है परिवार, और उस लड़की ने कभी भी डेरे में 1 पैसे की सेवा नहीं की है। मतलब किसी भी, चाहे छोटी सी ईंट उठा के रखने की भी सेवा उसने आज तक नहीं की है, और उस लड़की को भी ब्रह्मचारी बनाया गया है। और अब क्योंकि जब ये बात खुलने लगी है तो एडम ब्लॉक उन लड़कियों के नाम छुपा रहा है। हालांकि नाम हम आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन जिनको समझना चाहिए उनके समझ में आ रहा है भी किस लड़की के बारे में बात हो रही है। जिस लड़की को प्रसाद दिया गया, इस लड़की को पहले एक ऐसे काम पे लगाया गया था जिसमें उसे शाही परिवार के बच्चों को अपना शिकार बनाना था, लेकिन समय रहते वो पता चल गया और शाही परिवार को के बच्चों को उनसे बचाया भी गया। लेकिन अब उस लड़की को ब्रह्मचारी बनाया गया है। क्यों? क्योंकि अब और बहुत सारे लोगों को उसने शिकार बनाना है, क्योंकि वो अब कमीनेपन की और इस तरह की क्वालिफिकेशन में वो पास हो गई है। तो ऑब्वियसली ऐसी क्वालिफिकेशन में पास होने वाला तो हनीप्रीत का करीबी बन ही जाता है। अब ये सब चीज़ यहाँ पे भी है, इसलिए अब ब्रह्मचारी जो पिताजी कहते हैं कई जन्मों की भक्ति होती है, उस व्यक्ति को पिताजी, मतलब कई जन्मों की भक्ति उनके माँ बाप की होती है जिनके बच्चों को पिताजी ब्रह्मचारी का प्रसाद देते हैं। और सोचिए बच्चे की कितनी भक्ति होती है। अब हनीप्रीत उस भक्ति को परख के अपनी मर्जी से कैसे प्रसाद दे सकती है, ये आप सोच लीजिएगा। इसके अलावा आज हमें एक और जानकारी मिली भी, चंडीगढ़ के 4 सेक्टर में हनीप्रीत की 22 करोड़ की कोई कोठी भी है। हालांकि इसकी पुष्टि हमने नहीं की है, लेकिन जिन्होंने बताया है वो हनीप्रीत के बेहद करीबी माने जाते हैं। अब उसके अलावा ये भी सुनने में आया भी डीएलएफ गुड़गांव के अंदर हनीप्रीत ने एक लग्जरी फ्लैट खरीदा है किसी और के नाम पे, जिसकी कीमत करीब 3 से 4 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके अलावा BMW 7 सीरीज़ गाड़ी का उसने खरीदने का मन बनाया है मोहाली के अंदर, उसके भाई ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। ये सारी खबरें निकल के आ रही हैं, लेकिन क्या है कि कागज़ के तौर पे या पुख्ता सबूत के तौर पे कोई चीज़ें नहीं आई हैं। पर जो लोग हनीप्रीत के साथ हैं, उनके पुराने चहीते हैं, वो सब ये चीज़ें बता रहे हैं कि करीब करीब 300 से 400 करोड़ तक का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अब हनीप्रीत अपने लिए डेवलप कर रही है। और वो खुद डेरा में ना रह के गुरुग्राम में रहती है, और किन के साथ रहती है वो आप समझदार को इशारा काफ़ी है, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं है और ना ही उसका कोई ऐसा नहीं है भी कोई बॉयफ्रेंड है जो उसके साथ रहता है, और ना ही वो डेरे की किसी बिल्डिंग में रहती है। वो प्राइवेट अपनी प्रॉपर्टी खरीद रही है, अपने परिवार की प्रॉपर्टी बना रही है, और किसके साथ रहती है ये आप अपने आप समझ लीजिएगा। इसके अलावा हजूर पिताजी ने साथ संगत के लिए शासत नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग खाता बनाया था, जिसमें साथ संगत परमार्थ जमा कराए और उस परमार्थ से सिर्फ और सिर्फ समाज भलाई के काम हो। डेरा सच्चा सौदा का जो खाता है, उस खाते में हजूर पिताजी के हुक्म अनुसार साथ संगत से 1 भी रुपया नहीं लिया जाता। लेकिन क्योंकि 25 अगस्त के बाद ये नाटक किया गया भी ग्रीनेस का खाता बंद है, लेकिन जब हमने पता लगवाया तो उस खाते को चलाने के लिए डीसी सिरसा से परमिशन थी, लेकिन उस खाते को जानबूझकर नहीं चलाया गया, क्योंकि उस खाते में जो कानूनी पेंच है वो ये है कि उस खाते का पैसा
कोई भी व्यक्ति पर्सनल लेवल पे अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना ही उससे कोई ज़मीन जायदाद खरीदी जा सकती है, इसलिए उस खाते को चलने नहीं दिया। और उसके अलावा ये प्रोजेक्शन दिया गया है संगत में कि डेरा को पता नहीं कितना टैक्स भरना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि कोई भी गैर सरकारी संस्था जब 3 साल तक एक्टिव रहती है तो सरकार उस संस्था के पैसे को टैक्स फ्री कर देती है। हालांकि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जब से बनती हैं तब से उनकी इनकम पे टैक्स नहीं होता है। टैक्स कब होता है? मान लीजिए एक संस्था है, डेरा सच्चा सौदा एक संस्था है, और उस संस्था ने अगर दान के तौर पे 1 करोड़ रुपया लिया है और उस 1 करोड़ का उसने 1 साल के अंदर 85% खर्च नहीं किया है, तो जितना पैसा 85% पूरा होने में रह गया, मान लीजिए 1 करोड़ में से उनको 1 साल में 85 लाख खर्च करना था, अब उन्होंने खर्च किया 50 लाख, जो बाकी का 35 लाख रह गया उसके ऊपर संस्था को इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तब जब संस्था के पास पैसा सरप्लस हो। अगर संस्था के पास पैसे की कमी है और भिखारियों की तरह कटोरे ले लेके डेरे की ब्रह्मचारी बहनें घर घर पैसा मांग रही हैं, ऐसे में जब संस्था के पास पैसा सरप्लस है ही नहीं, या यूं कहें भी संस्था का खाता ही नहीं चल रहा है, अगर जैसा एडम ब्लॉक बोलता है, तो फिर ये सारा पैसा किसकी जेब में जा रहा है और इसका टैक्स क्यों भरना पड़ रहा है? ये उसका टैक्स का कोई ऐसा लेना देना है ही नहीं। ऐसा कोई टैक्स नहीं है जो भरना पड़ रहा है। ये सिर्फ आपको मूर्ख बनाने के लिए है भी आपको रसीद ना देनी पड़े, मतलब ये आपको रसीद देना और ये बहाना बना दें भी हमें टैक्स भरना पड़ रहा है, जबकि कानूनी तौर पे सरकार की तरफ से डेरा को अपनी इनकम पे कोई टैक्स नहीं भरना होता। इतना छोड़िए, अगर आपने भी कोई पैसा डेरे में जमा कराया है या ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग में जमा कराया है और उस ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स की विंग की रसीद अगर आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में लगा देंगे तो आपको भी टैक्स में छूट मिलती है। मतलब ऐसा नहीं है, मान लीजिए आपकी इनकम 1 साल में 10 लाख रुपया और आपका 3 लाख रुपया टैक्स बनता है। अगर आपने 10 लाख रुपए में से 1 लाख रुपया ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग पे लगा दिया है तो आपका 10 लाख की बजाय 9 लाख रुपए पे टैक्स बनेगा, अगर वो 1 लाख की रसीद आप इनकम टैक्स में जमा कराते हैं। सोचिए, जिस डेरे के पैसे की रसीद से आम आदमी का टैक्स तक बच जाता है, उस डेरे से सरकार टैक्स कैसे वसूल कर सकती है? ये तो एक भारत का कानून है भी गैर सरकारी संस्थाएं जो समाज सेवी होती हैं उनसे इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। तो एक ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो अब क्या है कि अब शासतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के खाते को परमानेंटली बंद कर दिया गया ताकि उस पैसे से समाज सेवा करने की बजाय, हाँ, एटीसी के तहत छूट मिलती है, सेक्शन 80C इनकम टैक्स में, तो अब उस खाते को परमानेंट बंद कर दिया गया है। अभी समाज सेवा करने की बजाय उस पैसे को जो सात संगत डेरे में जमा कराती है उसको डायरेक्ट अब खाया जा सके। हालांकि खाया तो वो 25 अगस्त से जा रहा है, लेकिन अब जो प्लेयर थे बीच में और उन प्लेयरों को निकाल के अब ये 7 प्लेयर रह गए हैं जो हनीप्रीत की टीम के हैं, यही अब उस 7 और सारा पैसे को खाएंगे। तो ये एक ट्रैक है। इसके अलावा ब्रह्मचारी बनने का प्रसाद है, ये सब कुछ आपके सामने हमने रख दिया। अब मसला क्या है कि अब आपको सोचना है कि आप किस दिशा में बढ़ेंगे। और कोई सवाल अब इससे संबंधित आपका हो तो वो भी बताएं। कुछ बैकग्राउंड है जो हनीप्रीत के बारे में और हनीप्रीत के परिवार के बारे में आपको पता होनी चाहिए। MSG 1 द मैसेंजर फिल्म के अंदर पिताजी ने एक लड़की दिखाई है। उस लड़की में ये दिखाया भी ये लड़की नाटक करती हुई सड़क के किनारे मिली और पिताजी इसको इलाज ठीक करने के बहाने लेकर आए अपने साथ, और ये लड़की वास्तव में प्लांट की हुई थी। और पिताजी ने इसको उस जो मुस्कान लड़की दिखाई गई उसको अपनी बेटी का दर्जा दिया, लेकिन वो लड़की आतंकवादियों की तरफ से प्लांट की हुई थी जो हजूर पिताजी को मारना चाहती थी। हजूर पिताजी ने कहा भी ये फिल्म 100% सच्ची है, लेकिन आज तक हमारे सामने ऐसी कोई लड़की नहीं आई जिसका ये कह सके भी ये हजूर पिताजी को मारना चाहती थी। तो फिर हजूर पिताजी ने MSG 1 में जो लड़की दिखाई वो कौन थी? अगर हनीप्रीत का जीवन हम देखते हैं और जिस तरह से हनीप्रीत को डेरे में एंट्री मिली है, वो तमाम कहानी जुड़ती है उस मुस्कान के साथ जाकर, क्योंकि हनीप्रीत ने भी ही विश्वास गुप्ता के घर से भागकर मार खाने का नाटक किया था। जी मुझे मार मार के घर से निकाल दिया, मेरे चोटें लगी हैं। तो उसने डेरा में हजूर पिताजी से शरण मांगी कि मुझे अपनी शरण में रखो जी, मुझे इनसे बचाओ। और मुझे तो उसमें
उसी तरह ये बेटी बनी, उसी तरह ये इसका पिताजी से बातचीत जो बढ़ी, उसके बाद जो सब कुछ हुआ वो सबके सामने है। लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई, जिस तरह से ये अश्लील हरकतें पिताजी के सामने करती थी, साथ संगत के सामने होते हुए, जिस तरह से डिज़ाइनर कपड़े पहनना, जिस तरह से मतलब पिताजी जैसे इसमें था कि हजूर पिताजी का हुक्म था कि डेरा में जब साथ संगत खास तौर पे बहनें और यंग जो लड़कियां हैं जवान उम्र की, उनको ये हुक्म था भी आप संतों के दरबार में आए हैं तो आप स्लीवलेस कपड़े पहन के ना आए। ये मतलब हजूर पिताजी का हुक्म था भी आप संगत को समझाया करें कि स्लीवलेस कपड़े पहन के लड़कियां डेरे में ना आएँ, कि आप संतों के दरबार में आए हैं ना कि किसी पार्टी में आए हैं। तो ये चीज़ें पिताजी ने समझाई। लेकिन स्लीवलेस कपड़े पहनने का ट्रेंड भी जो है वो हनीप्रीत ने ही मजलिसों में, सत्संगों में शुरू किया, और उसके बाद शाही परिवार के सदस्यों ने भी वो ट्रेंड चलाया आगे, और धीरे धीरे हनीप्रीत से ही वो ट्रेंड डेरा में शुरू हुआ था स्लीवलेस कपड़े पहनने का। तो ये चीज़ें हनीप्रीत ने डेरा में की। लेकिन उससे पहले की जो लाइफ है उसके बारे में जितना मुझे पता है बताएं कि ये फ़तेहाबाद के हैं, और फ़तेहाबाद में इनके परिवार की जो कैरेक्टर वाइज पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा घटिया दर्जे की है। जो हनीप्रीत की जो तनेजा फैमिली है, मेरे सामने किस्सा आया था, वो किस्सा कितना सही है गलत है सिर्फ उतना बताता हूँ, उसके अलावा उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा भी क्या कुछ है। मैं हॉस्पिटल में जब जॉब करता था तो मेरे एक कुलीग के पास अखबार जैसे आते हैं, अखबार आता था। अखबार के अंदर एक ऐड थी नौकरी करने की ऐड थी। हालांकि मैं पहली बार ये घटना कैमरे पे बता रहा हूँ। नौकरी करने के लिए एक ऐड लगी हुई थी, और उस ऐड में था कि आप नौकरी करें और आकर्षक तनख्वाह पाएँ, करीब करीब 50 से 60 हज़ार रुपये महीना। तो ऐसे ही जो लोग कम सैलरी पे थे मेरे डिपार्टमेंट में, उन्होंने सोचा भी क्यों ना जॉब अप्लाई कर दी जाए। तो ऐसे ही एक लड़के ने जॉब अप्लाई किया, फ़ोन किया उस पर भी मुझे आपके यहाँ जॉब करनी है, भी किस तरह की जॉब है ये। तो मेरे पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है कुछ हद तक। उसमें उसने फ़ोन किया भी मुझे जॉब चाहिए और क्या जॉब है। तो उन्होंने पूछा भी आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो उसने बताया कि उसने सिरसा के पास जैसे यहाँ टाउन लगता है, उसने नौहर का नाम ले दिया भी मैं नौहर का रहने वाला हूँ। तो जॉब क्या था आप ये समझिए। जॉब ये था कि जैसे वैश्यावृत्ति होती है, वैश्यावृत्ति में वैश्याएँ पैसा लेती हैं, इस तरह का जॉब होता है। एक और जॉब होता है आदमियों के लिए, भी आदमी ज़बरदस्ती वैश्यावृत्ति करेंगे उनको भी पैसा मिलता है इस काम का। ये भी एक तरह का कोई धंधा चलता है जिसे जिगोलो, प्ले बॉय, इस तरह का नाम बड़े शहरों में दिया जाता है। इस तरह का जॉब था वो, और जॉब ऑफ़र किया गया उस लड़के को। और ये जॉब ऑफ़र किया गया तो वो घबरा गया, उसने कहा यार ये कैसा जॉब है। तो फिर भी चलो उसने आगे प्रोसीड किया, और प्रोसीड करके उसने पूछा भी ये इसे बस अब टेक्निकल भाषा में या इंग्लिश भाषा में मेल एस्कॉर्ट जिसे लिखा है, मेल एस्कॉर्ट सर्विस बोल देते हैं। अब उसमें उसको बोला गया भी क्या, उसने बोला भी क्या करना पड़ेगा। तो उसने बोला भी मैं तो नौहर रहता हूँ, भैया आप दिल्ली से बात, वो दिल्ली से लड़की बात कर रही थी, भैया आप दिल्ली से बात कर रहे हैं, मैं दिल्ली तो जॉब नहीं कर सकता। अब उस लड़की ने उसके बाद जो कहा, उसने कहा भी हमारी एक ब्रांच है, कहाँ पे, डेरा सच्चा सौदा में हमारी ब्रांच है, आप वहाँ जाके मिलो। इतने में उसके पैर कांपने लगे। उसने कहा भी आप वहाँ जाओ, और उसके पास एक बैंक है, बैंक के अंदर आपको 5,000 रुपये जमा कराने होंगे हमारे खाते में, उसके बाद हमारा आदमी आपको वहाँ से आकर लेकर जाएगा। अब क्योंकि वो सत्संगी आदमी था और वो डर गया, उसको उम्मीद नहीं थी ऐसा जवाब आ जाएगा, तो उसने डर के होकर फ़ोन काट दिया। फ़ोन काट के वो मेरे पास आया, क्योंकि मैं उसका बॉस था डिपार्टमेंट में। उसने मुझे कहा भी ये तो हमने मजाक में जी फ़ोन लगा लिया, और फ़ोन पे तो ये कुछ है। अब जब ये कुछ आया तो कॉल रिकॉर्डिंग ले ली हमने, उसने कॉल रिकॉर्डिंग मुझे सुनवाई सारी। अब उसके बाद वो फ़ोन नंबर लिया, हमने उस फ़ोन नंबर की पड़ताल करना शुरू किया। तो वो फ़ोन नंबर जाके किसी मंत्री के खास आदमी का निकला। कोई मंत्री था, बड़े लेवल का मंत्री, नाम शायद यहाँ बताना ठीक नहीं होगा, उसके किसी खास आदमी का वो फ़ोन नंबर निकला। और इधर से जब ट्रैक करना शुरू किया भी आखिर डेरा सच्चा सौदा में ऐसी कौन सी ब्रांच खोले बैठा है और किसकी इतनी ताकत है जो इस तरह की ब्रांच खोल दे, उसका जो शक गया, उसकी जो आंच गई, जो शक गया, वो हनीप्रीत की माँ
आशा तनेजा पे चला गया उसका शक कि वहाँ पर जाके तारे जुड़ती हुई दिखाई दी, जो हमारी पड़ताल में उस समय आया। धीरे धीरे हमने इसकी पड़ताल की, कुछ तथ्य मिलते जुलते से और हरकतें उसका धीरे धीरे 25 अगस्त के बाद भी ये चीज़ें हमारे सामने आई कि नोएडा फिल्म सिटी तक, वहाँ से भी हमें ये खबरें मिली हनीप्रीत की माँ के बारे में कुछ इस तरह की। तो ये खबरें मतलब खबरें ही थी, अब इसको साबित करना उतना आसान नहीं था। तो जब हनीप्रीत जेल में थी तो मैं हनीप्रीत के भाई साहिल तनेजा से मिला। उस समय हमें लगता था शायद हनीप्रीत के साथ ज़्यादती हुई है। हालांकि हनीप्रीत को मैं शुरू से पसंद नहीं करता था, लेकिन हमारी टीम के लोगों का मानना था भी हनीप्रीत के साथ ज़्यादती हुई है, तो हमें एक बार हनीप्रीत के परिवार से बात करनी चाहिए। तो मैं हनीप्रीत के भाई साहिल तनेजा के पास मिलने गया और साहिल तनेजा को जब ये मैंने सारी कहानी बताई कि भैया हमारी पड़ताल एक बार हुई थी और इस तरह का मसला हुआ था और इस मसले में आपकी माता आशा तनेजा का नाम सामने आया है, मतलब हमारी पड़ताल में, तो हम इसे कैसे रूल आउट करें भी ये सही है या गलत। तो साहिल तनेजा ने इस बात पे हमें जवाब नहीं दिया। मैं खुद उस बातचीत में था, तो साहिल तनेजा ने मुझे इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद साहिल तनेजा ने शाम को एडम ब्लॉक में मीटिंग बुलाई और तब हनीप्रीत जेल में थी और मीटिंग बुला के एडम ब्लॉक को यह बात बोला भी शायद मोहित खुफिया विभाग के साथ मिला हुआ है या खुफिया विभाग का कोई अफसर है, क्योंकि इसके पास वो जानकारियाँ हैं जो जानकारियाँ अभी एडम ब्लॉक के लोगों के पास भी नहीं हैं। अब वो क्योंकि उसमें बहुत सारी बातचीत हुई थी और ये बातचीत भी हुई थी, अब वो कौन सी जानकारी की बात एडम ब्लॉक से कर रहा था और किस तरह की कर रहा था, लेकिन साहिल तनेजा ने इस बात पे हमें कोई जवाब नहीं दिया भी उसकी माँ का, आशा तनेजा का उस मंत्री के खास आदमी से क्या संबंध है और डेरा सच्चा सौदा में एक कंपनी कौन चला रहा है और इसकी एडवर्टाइजमेंट अखबारों में इस तरह से क्यों आती हैं और इस पे एक्शन डेरा क्या लेगा। वो फ़ोन नंबर आज भी हमारे पास है, हमने उस टाइम दिल्ली पुलिस की मदद से 25 अगस्त के बाद उस फ़ोन नंबर को ट्रैक करवाया था और उसके बाद ये सारी चीज़ें हमें पता चली। अब अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि जो MSG1 में मुस्कान या फिर जो कैरेक्टर दिखाए गए हैं वो कैरेक्टर किस रूप में कहाँ जाते हैं। तो हम शुरुआत से बोलते रहे भी हजूर पिताजी ने 3 लड़कियां दिखाई हैं, 3 कैरेक्टर दिखाए हैं, या यूँ कहें एक ही लड़की के 3 अलग अलग रूप दिखाए हैं। इसमें एक रूप है शुभ देवी वाला और दूसरा रूप है मुस्कान का और तीसरा रूप है एक ऐसी लेडी का जो पिताजी पे डॉक्यूमेंट्री बना रही है। तो ये तीनों रूप क्या एक ही लड़की के हैं या फिर अलग अलग लड़कियां हैं, क्योंकि पिताजी के 13 आवास में 3 लड़कियां की एक्सेस नहीं थी, लेकिन फिल्म में 3 लड़कियों की एक्सेस दिखाई गई है। तो 3 लड़कियां, एक ही लड़की के 3 अलग अलग रूप हैं और ये भी मालूम है जो बाकी 2 रूप हैं वो मुस्कान की असलियत जानती हैं, ये भी दिखाया गया। तो फिर या तो वो 2 लड़कियां कोई और हैं, लेकिन 13 आवास में किसी की एक्सेस थी नहीं। तो हमारा ये अनुमान है कि शायद वो एक ही लड़की के 3 अलग अलग रूप हैं। जिस तरह से अगर हमें जो जानकारियाँ मिलती हैं आशा तनेजा जो हनीप्रीत की मदर के बारे में, वो कहीं ना कहीं जो फिल्म में कसम है उसके माँ बाप से मिलती हैं, और दूसरा एलिस के माँ बाप दिखाए नहीं गए हैं, और तीसरा मुस्कान का करैक्टर भी कुछ हद तक हनीप्रीत से मिलता है। इन तीनों करैक्टर के साथ MSG1 फिल्म को जोड़ें तो MSG1 फिल्म एक इस तरह की फिल्म है जिसको हजूर पिताजी ने बोला भी हमारी जीवन पे आधारित सच्ची फिल्म है। अब इसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे, इस डॉट को आप अपने तरीके से जोड़िए। इसके अलावा जो पानीपत हम जाकर आए हैं, तो पानीपत से बहुत सारे लोगों के कॉल आए हैं। उनका कहना है भी बहुत सारे नए 45 मेंबर जिनके चेहरे उन्होंने देखे ही नहीं है आज तक, जिनका ये नहीं मालूम है भी ये 45 मेंबर हैं भी या नहीं, वो लोग अब उन लोगों के घर जा रहे हैं जो उस मीटिंग में शामिल थे जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की तरफ से पानीपत में की गई। और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी परोसी जा रही हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दें ताकि आपको कन्फर्म करना हो तो पता लगे। मैंने जो मीटिंग कंडक्ट की थी उस मीटिंग को वहाँ के लोगों ने रिकॉर्ड किया है। बहुत सारे लोग मोबाइल में वहाँ वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे, ऑडियो किया हो तो मालूम नहीं। तो वीडियो ऑडियो जिसने भी रिकॉर्ड किया, हमने कोई बंद कमरे में मोबाइल जमा करा के या स्विच ऑफ करा के मीटिंग नहीं की है, खुले तौर पे मीटिंग की है। उस मीटिंग में क्या बोला गया वो उनके पास सबके पास मौजूद है।
दूसरा ये कि जो एडम ब्लॉक अब जाके परोस रहा है भी इस तरह और हनीप्रीत के तारीफों के पुल बांध रहा है, तो हनीप्रीत की ओछी और घटिया हरकतें तेरावास के अंदर पिताजी के सामने सबने स्पष्ट तौर पे देखी हैं। किस तरह से उसका इस तरह के भड़काऊ कपड़े पहनना, अंग प्रदर्शन करना, ये सिक्योरिटी वाले और वो लोग जानते हैं जो टूरों पे जाया करते थे, जो सेवादार, वो जानते हैं भी किस तरह के भड़काऊ कपड़े पहन के वो सिक्योरिटी वालों को उकसाती थी हनीप्रीत। तो ये चीज़ें भी सबके सामने रही हैं। अब आज जब आप कहें भी हनीप्रीत अव्वल दर्जे की भक्त है, एक नया करैक्टर अब आपके सामने उसका प्रस्तुत किया जा रहा है भी उस जैसी भक्ति भावना किसी के अंदर है ही नहीं। तो एक सतब्रह्मचारी और गुरु ब्रह्मचारी करोड़ों रुपए का कारोबार कर रही है, पराए मर्दों के बीच में एक अलग फ्लैट में रहती है, डेरा में नहीं रहती, डेरा में कोई सेवा नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ संगत के लूटे हुए पैसों से कारोबार बढ़ाती जा रही है, जिसकी माँ के ऊपर इस तरह के आरोप आ रहे हैं कि वो एक वैश्यावृत्ति का धंधा चलाती है। इस तरह की चीज़ें जब निकल के सामने आए तो आप किस रूप में समझेंगे कि वो लेडी किस मायने में डेरा के लिए हकदार, डेरे की गद्दी पे काबिज होने के हकदार बन जाएगी। और अब एडम ब्लॉक ने ये चीज़ें परोसना शुरू कर दिया है भी इनडायरेक्टली पिताजी इशारा तो कर ही गए थे भी वारिस तो हनीप्रीत ही होगी। अब मेरा ये सब बताने का मतलब क्या है आपको, हालांकि मुझे जो लगता है अभी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट साथ संगत के लिए सिर्फ एक, ज़्यादातर साथ संगत के लिए एक रेडियो है भी खबरें सुने, इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग खबरें मिल जाएंगी, अच्छी बात है, चलता रहेगा धंधा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ करे ना करे। अब आप बता दें भी, आप जो अभी तक जितने लोग ये भांड जितने भी लगे हुए थे गाने बजाने वाले शाही परिवार के लिए भी मतलब वो माता जी के ऊपर गाना बना रहे थे, भजन बना रहे थे भी तन तेरी धन माँ धन तेरा लाल माँ, भी वो कहाँ चले गए। अब क्या वो शाही परिवार के साथ खड़ेंगे? नहीं, वो आपके सामने परोसे गए हनीप्रीत के पालतू कुत्ते हैं जो अब हनीप्रीत के गुण गाएंगे और शाही परिवार को गलत ठहराएंगे। कोई नहीं खड़ेगा उनके साथ। और खड़े भी क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ नहीं खड़े हुए, उन्होंने जो बीज बोए हैं वो आज उनको काटने पड़ेंगे। एक समय था जब बापूजी ने, माताजी ने परम पिताजी के सामने अर्ज की थी भी हमारी सारी ज़मीन जायदाद के बदले हमें डेरा में सिर्फ एक कमरा दे दो। अब एक कमरा मांगा था परम पिताजी से, लेकिन परम हजूर पिताजी ने महल भी बना दिए, सब कुछ बना दिया, डेरे की संगत के दम पे व्यापार भी चला लिया, करोड़ों अरबों भी कमा लिए, सब कुछ मा लिया, लेकिन पेट नहीं भरा। फिर भी हमें व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार बढ़ाना है, व्यापार बढ़ाना है, हमारी ये फैक्ट्री, ये बिजनेस। ना साथ संगत ने दिखाई दी, ना डेरा दिखाई दिया। हजूर पिताजी ने तो चरणप्रीत बहन को और शान मीत जी को अपना पीए बनाया था, एजुकेशन डिपार्टमेंट का की सेवा संभलवाई थी छोटी बहन के परिवार को, और स्पोर्ट्स सेक्शन सारा जसमीत भाई को संभलवाया था। लेकिन जब उनसे ये संभाला नहीं गया, उन्होंने कोई काम नहीं किया इसमें। चरणप्रीत बहन की सारी टीम को ही एडम ब्लॉक में बिठाया गया था। चरणप्रीत बहन की जो बैचमेट्स थी, उनकी साथी थी, उन्हीं को ही एडम ब्लॉक में प्रबंधकीय ढांचे में बिठाया गया था। जब उनको ये सारी सेवाएं सौंपी गई थी तब उनसे कुछ भी नहीं संभाला गया और उन्होंने कभी डेरे की सेवा करनी नहीं चाहिए। आज वो किसी मुंह से मदद मांग नहीं सकते हैं। विक्टिम कार्ड खेल के आज वो क्या मदद मांगेंगे, और कोई खड़े तो क्यों खड़े। हालांकि पिताजी को लेके चिट्ठियाँ, पिताजी के नाम पे फर्जी संदेश, पिताजी के नाम पे सब वो झूठ उन्होंने परोसा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसी पेड़ पे घोंसला बनाया जिसकी जड़ में हनीप्रीत रूपी सांप का बिल है। अब करें तो करें क्या, सांप ने तो खाना ही खाना है। अब ये मसला आपके सामने है क्यों? इसलिए भी आपकी हालात, आपके हालात कुत्तों से भी बदतर कर दिए जाएंगे अब, क्योंकि अब आप क्या, आप सिर्फ एक टूल हो। आपके पास ऑप्शन क्या है? भैया डेरा जाना छोड़ दोगे, या डेरे से बात ही नहीं करोगे, कुछ जान पहचान नहीं रखोगे, या ठीक है जी हम तो अपनी नाम चर्चा तक सीमित हैं, ये सब यहाँ तक रख के छोड़ दोगे, दैट्स इट, हम हनीप्रीत से बात नहीं करेंगे। लेकिन क्या है, जो साथ संगत की मेहनत से बालू रेत के ऊपर ड्राई फ्रूट के बाग उगाए गए, करोड़ों अरबों के बाग 100-100, 200-200, 500-500, हज़ार एकड़ में तैयार हुए, जिसकी पैसे से साथ संगत का लंगर हज़ारों लोगों के पेट भरते हैं, उस सब पे अब कुंडली मार के सांप के तौर पे बैठ रही है हनीप्रीत। तो कौन सा आपकी जेब से कुछ गया?
मेहनत तो दिन रात हजूर पिताजी ने की, जिन्होंने की उनको लगता है हमने तो ठीक है सेवा कर ली, बहुत है, इससे ज़्यादा हमारे को कोई मतलब नहीं है। तो फिर ये पिताजी ने डेरा बनाया किसके लिए था? हनीप्रीत जैसी नागिन के लिए बनाया था भी वो यहाँ जहर उगलने लगे और अपनी माँ का धंधा चलाए। इन कामों के लिए बनाया था कि एक दिन हजूर पिताजी की माता जी को ही इस डेरे से निकाल दिया जाएगा। हालांकि परम पिताजी के परिवार को भी तो निकाला गया, तब शाही परिवार नहीं बोला। तो संत तो सबके हैं ना, संत तो थोड़ी भी संत सिर्फ एक ही परिवार के हैं। ये तो आपको देखना है, आप अति पूजनीय मान रहे हैं, सभी पूजनीय मानते थे, सभी आदरणीय मानते थे। तो फिर आज कहाँ गई वो पूजनीयता? आज कहाँ गया वो सम्मान जब शाही परिवार को यहाँ से निकाला जा रहा है? तो आप क्या करेंगे अब? और किस तरह से पिताजी की बनाई मैनेजमेंट को हटा के अपनी मर्जी की मैनेजमेंट हनीप्रीत ने खड़ी कर ली है और अब वो अपने ब्रह्मचारी बनाने लगी है। सतब्रह्मचारी सेवादार हजूर पिताजी के हिसाब से चलेगा या हनीप्रीत के ब्रह्मचारी होंगे? हनीप्रीत कब से अपनी साध्वियाँ रखेगी? साध्वी साधु संतों को समर्पित होता है। हनीप्रीत ने खुद को बिना धक्के से संत प्रोजेक्ट कर दिया है क्या? आरएसएस से ट्रेंड लड़कियों को सतब्रह्मचारी बनाया जाएगा डेरे के अंदर अब? तो आप करेंगे क्या? आपके पास ऑप्शन क्या है सिवाय इस फेसबुक पे सुन लेने के और अपने ब्लॉग में चर्चा कर लेने के? तो आपको कौन सा फर्क पड़ता है? हजूर पिताजी के साथ कुछ मर्जी होता रहे, उनके परिवार के साथ कुछ मर्जी हो, डेरे के साथ कुछ मर्जी हो। जब डेरे में चेकिंग हुई आपको अंदाजा है तो आपको कड़वा सच बताते हैं कि पंचकुला दंगे में जब डेरे की जांच हो रही थी, हनीप्रीत फरार थी। आपके हिसाब से वो फरार थी, असल में वो सरकार की गोद में ही बैठी थी, फरार नहीं थी। आपके हिसाब से वो फरार होगी, वो करोड़ों अरबों में खेलने वाली औरत है, वो फरार नहीं थी। एक तरफ हनीप्रीत फरार थी, 5000 बंदूकधारी फौजी, पुलिसकर्मी, अलग अलग डिपार्टमेंट के फौजी, हाई कोर्ट से अपॉइंट एक जज इस डेरे की छानबीन कर रहा था और हनीप्रीत उस दंगे की मास्टरमाइंड थी। लेकिन उस तमाम सिस्टम ने, हाई कोर्ट के उस जज ने और सारी फोर्सेस के कमांडर ने हनीप्रीत के घर की तलाशी नहीं ली थी। आपको मालूम है पुलिस रिकॉर्ड के ऊपर हनीप्रीत के घर की तलाशी का रिकॉर्ड ही नहीं है भी। आप सोचिए, दंगे की मास्टरमाइंड, पूरा मीडिया शोर मचा रहा है, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड के अंदर हनीप्रीत के घर की तलाशी ली ही नहीं गई। तो अंदाजा लगाएं कि वो किसके हाथ में खेल रही थी और ऐसी कौन सी पावर थी जो हनीप्रीत उस टाइम फरार थी और हनीप्रीत के घर में भी पुलिस घुसने से डरती थी। हाई कोर्ट के जज जो चेकिंग में आए थे वो भी हनीप्रीत के घर में घुस नहीं पाए थे। कौन सी पावर है जो हनीप्रीत के घर में, हनीप्रीत के हाई कोर्ट के जज तक को घुसने से रोक रही थी? तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भी हनीप्रीत कितनी पावरफुल लेडी, किसके इशारों पे एक चीज़ें हो रही हैं और कहाँ से हो रही हैं। जहाँ हाई कोर्ट के जज तक गुलाम हैं, जहाँ सरकारें गुलाम हैं और जहाँ सरेआम सब तरह के क्राइम में ओपनली पार्टिसिपेट करने के बाद भी हनीप्रीत को हाथ लगाने की ताकत ना किसी पुलिस वाले में है, ना किसी मंत्री में है, ना किसी जज में है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए भी कहाँ आपको जाना है, क्या आपको करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम एक विचार हैं जो वो वीरपाल बहन से हम लेते हैं अक्सर उनको, क्योंकि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज है रूहानियत के तौर पे। उनसे हम ये विचार लेंगे भी क्या करना चाहिए। तो 1-2 मिनट के 5-7 मिनट के लिए वो आपका समय लेंगी कि अब हमें करना क्या चाहिए। और हालांकि उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरह से साथ संगत ने गुलामी की जंजीरों में खुद को जकड़ा है, फिर भी हम उम्मीद करेंगे आप एक बार सुन लें कि अगर आपका मन करे तो आप करिए, नहीं मन करे तो हमारे लिए तो क्या है, हमारा काम है बोलना। और धीरे धीरे ऐसी कोई बात नहीं है जो हमने बोली और आपके सामने सच ना हुई हो। तो फिलहाल आप एक बार बहन जी को सुने। धन धन सतगुरु तेरे ऐसा। हाँ जी बहन जी। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साथ नदी तान तान सतगुरु तेरा ही आसरा। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਖੁਦ ਸ਼ਾਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ, ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਹੇ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ, ਝੂਠ ਹਾਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤੇ ਕਰਵਾਈ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੋਕਿਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਜ ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਹਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਮਰਦਾਨੇ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ, ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਤ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਘਰੇ ਉੱਠ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਤੇ ਆ ਜਗਜੀਤ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਛਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪੀਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਾਵਤ ਵੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟ ਪਵਾਈ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਘਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਉਹ ਨੇਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਅਣਖੀ ਯੋਧਿਓ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਣਖ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਜਾਜੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਜਾਜੀ ਇਸ਼ਕ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਲਾਜ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਘਰ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਗੱਦੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ
ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮਰਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਵਚਨ ਪਲਟੇ ਨਹੀਂ, ਪਲਟ ਜਾਏ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਰ ਗਏ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਤਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਗੁਪਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਲ ਹੈ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਆਪ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕभी नहीं होने देंगे। ਜੋ ਵੀ 45 ਮੈਂਬਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। MG1 ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਮੁਸਕਾਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੁਸਕਾਨ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ? ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਗਏ, क्योंकि बेटी की जीत में ही बाप की जीत होती है। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जेड़ा आखिरी इच्छा शब्द पिता जी ने वरत्या है ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਭੱਜ ਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟ ਕਰਤੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਰਤੇ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਨੰਨੇ ਖਾਂ ਬਣਾਤੇ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਗੱਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅਣਖੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਈ ਕਿ 50-60 ਸਾਲ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 50-60 ਸਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵਚਨ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਵਚਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋਇਆ 50-60 ਸਾਲ ਦੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਇਹ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਚੇ ਹੈ 45 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਯੂਥ ਵਰਾਂਗਨਾਵਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਉਹ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਹੱਥੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕ ਗਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੋ। ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਇਸ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ सबका पैदाशी हक है। इश्क करना सबका पैदाशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमीन को महबूब बना लिया जाए। अगर साडे देश दे देश भगत अपने देश की सरजमीन नूं ही अपनी महबूबा समझ के प्यार करते सी ते ओ इस तो अपनी जिंद जान भी कुर्बान कर गए। अज ओही शेयर दोबारा साडे पंजाब दा मुख मंत्री दोहरा रहा है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰ ਲਈ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ अपना सब कुछ कुर्बान क्यों नहीं कर सकते? असी अपने महबूब नूं पाउण लई अपना तन मन धन सब कुछ क्यों नहीं वार सकते? कर सकते हैं प्यारी साध संगत जी, असी भी सब कुछ कर सकते हैं। असी भी अपने सतगुर दे सच्चे इश्क विच सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। साडे सतगुर ने सानू इन्नी पावर दिती है। गुरु पिता जी कहते हुंदे सी जिन्हां कोल जिन्हां दा कोई सहारा ही नहीं आ वो भी दुनिया दे विच बहुत वड्डे वड्डे नाम कमा के वो भी बहुत वड्डे वड्डे मतलब कि शहीदां दे जेहड़े सीगे दर्जे लै गए। ते फिर साडे नाल तां कुल मालक सतगुर खुद खड़ा है। फिर सानू भी अज दे दिन एक प्रण करना चाहिए कि असीं सिर्फ और सिर्फ अपने सतगुर लई जीवांगे ते सतगुर लई ही मरांगे। जिवें पिता जी कहते थे ना, जिएंगे मरेंगे देश के लिए, ते सानू भी अज प्रण करना होगा कि जिएंगे मरेंगे सिर्फ अपने सतगुर के लिए। सानू भी ये प्रण करना पड़ेगा कि सानू अपने सतगुर दी आन बान और शान पहला की तरह बहाल करनी होगी। जो उन्हां ते झूठे दोष लगे आ उन्हां झूठे दोषां नूं झूठे साबित करना होवेगा। उन्हां दी जो अज पूरी दुनिया नूं जरूरत है, सिर्फ डेरा सच्चा सौदा दी साध संगत जां आपां नूं जरूरत नहीं है। अज सतगुर दी जरूरत पूरी दुनिया नूं है। जो लोग महसूस करदे वो महसूस भी कर रहे हैं, नाम सत्संगी भी महसूस कर रहे हैं कि अज सतगुर दी जरूरत सारी दुनिया नूं है। सतगुर दी प्यारी साध संगत जी, सानू अपने सतगुर दी आन बान ते शान दे लई अपनी लोक लाज, अपना घर परिवार, अपनी दुख तकलीफां ये सारा कुछ छड्डना पवेगा। पिता जी कहंदे हुंदे सी भी अगर एक कदम तुहाडा ते लखां कदम सतगुर दे इन्हां वचनां ते भी विश्वास रखो। सानू हर एक नूं
ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੋਹਿਤ ਬੋਲਦਾ, ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਆ ਰੇਡੀਓ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੁੱਲ ਮਾਲਿਕ ਸੱਚੇ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਆਪਣਾ ਦਾਉ ਪੇਚ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਾਉ ਪੇਚ ਅਰਬੋਂ ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਅਟਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਆਪ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਉ ਪੇਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਚਨ ਇਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਾਉ ਪੇਚ ਅਰਬੋਂ ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅਰਬੋਂ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਦਾਉ ਪੇਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਲਾਜ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਡੇਰੇ ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੱਚਗਾਉਂ ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਜੋ ਜੀ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੇਰ ਜਗਾਉਣਾ ਡਰਪੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਡਰਪੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਤਰਫ, ਇਹਨੂੰ ਐਸੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਐਸੀ ਗਰਜਨਾ ਦਿਓ, ਐਸੀ ਲਲਕਾਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਵੇ, 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਤੇ ਤਬ ਤੱਕ ਨਾ ਰੁਕੋ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਠਣਾ ਪਊ, ਜਾਗਣਾ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਖੁਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਦਮ सतगुर जरूर चल के आउणगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक जानकारी आपको और दे दें कि जानकारी ये भी है भी अब एक दोबारा से एक नया फरलो का ड्रामा फिर से किया जा सकता है कि अप्रैल के अंदर जो हमारे को जानकारी मिल रही है भी नई दोबारा फरलो मिलेगी जी, ये होगा तो ये नौटंकी फिर से चल सकती है, तो इससे आपको सावधान रहना है। इसके अलावा और जानकारी ये भी हमें करना क्या चाहिए, तो उसमें यह है कि आप एटलीस्ट अपने ब्लॉक में
जो बिना मतलब का पैसा साथ संगत को दिया जा रहा है, जो साथ संगत दे रही है, वो देना बंद करें। दूसरा ये है कि जो दरबार से सामान आ रहा है, वो सामान दरबार से एक्चुअली आ नहीं रहा है, वो 45 मेंबरों का कारोबार है। एक भी रुपया आपको देना है तो उसकी पक्की रसीद ज़रूर लें, और ये पुख्ता करें भी वो रसीद पक्की हो, वो नकली ना हो। क्योंकि करोड़ों रुपए की बलविंदर छायावान, आपने देखा होगा, ग्रीनेस के कैशियर थे, उन्होंने क्या किया था 25 अगस्त के टाइम पे, उनके टाइम में क्या हुआ है, बहुत सारी रसीदें काट तो दी, लेकिन उस रसीदों का पैसा बैंक में जमा नहीं कराया। मतलब करोड़ों रुपए का फ्रॉड हुआ है उनके रहते, उनकी जुरिडिक्शन में, ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के खाते में भी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, जो रसीद आप लें वो ये भी देखें वो फर्जी है कि नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी आने वाले टाइम के साथ। प्रदीप गोयल का क्या हुआ, तो प्रदीप गोयल के मामले में जानकारी इतनी है जी कि अभी हमें तो एटलीस्ट इतना कुछ पता नहीं चला है, पर जितना हमारे सूत्र बता रहे हैं कि डबवाली के कुछ जिम्मेवारों ने उसको उठाया है और उससे ज़बरदस्ती कोई बयान दिलवाना चाहते हैं वो, या उसको ज़बरदस्ती कोई इस तरह का कोई काम करवाना चाहते हैं उससे, जिससे उसको आसानी से मारा जा सके। क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो हनीप्रीत के सारे कारनामों के पोल खोल सकता है, वो एक ऐसा व्यक्ति है, और जो हनीप्रीत के बहुत सारे काले चिट्ठे जानता है, और इसलिए कोशिश ये की जा सकती है कि उसे मारा जाए किसी भी तरीके से। और हमारी जो जानकारी के मुताबिक उसको, जो लोगों ने बताया, जो हमारे पास फेसबुक पे मैसेज आया, कोई 3 अलग अलग नाम आए हमारे सामने। मैं नाम बताता हूँ आपको, 1 मिनट देख के, मेरे पास जो मैसेज आया था मैं अभी आपको नाम देख के बता देता हूँ। वो नाम हमारे पास आए थे 3, अभी कितने सही हैं नहीं हैं आप पता कर लेना। नाम एक हर्षिता सेठी, एक वेद प्रकाश है, और एक प्रदीप मोंगा। ये 3 कोई 15 मेंबर हैं डबवाड़ी के, हर्षिता सेठी, वेद प्रकाश और प्रदीप मोंगा। हमारी जानकारी में तो यही नाम आए हैं सामने कि इन 3 लोगों ने प्रदीप गोयल को मतलब किडनैप कह लो या पकड़ा है, आप कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि उसके परिवार की जो उसकी सास है, शायद वो भी 45 मेंबर, और वो भी इससे छुटकारा चाहती है, उसकी घरवाली भी इससे छुटकारा चाहती है, भी हमारे जन्म से दर्द है। तो संभव है भी सारे मिलके इस बंदे को मारना चाहते हो और बदले में कोई डील करना चाहते हो। हालांकि शुरुआत में हमने इसको समझाया था, तब ये हमारे कहने चलता नहीं है। अब ये इसका क्या कोई चक्कर है क्या नहीं है, तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फ़िलहाल जानकारी इतनी है कि वो शायद जीवित है, बाकी हम अभी पक्का भी नहीं कह सकते। बाकी पता चलेगा। 23 तारीख को पंचकुला कोर्ट में उसकी पेशी है। अगर वो कोर्ट की पेशी में हाजिर नहीं होता तो फिर शायद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। बाकी अभी कुछ हम कह नहीं सकते। इसके अलावा कोशिश ये करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। आप आगे से आगे चीज़ें, बिशाई परिवार को अब डेरा से निकाला जा रहा है, ये चीज़ें आपको खुल के बतानी पड़ेंगी। नहीं बताएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बता देंगे तो खैर। और हमें कोई ऐसा नहीं भी सड़क पर उतर के जंग लड़नी है, हमें इन सब का साथ देना बंद करना पड़ेगा, ख़ास तौर पे पैसे को लेकर। और इनके बुलाने पे कहीं भी भीड़ इकट्ठी करें मत। जो 45 मेंबर आ रहे हैं उनसे सवाल पूछें। जो आपके ब्लॉक में पिछले 4-5 साल से परमार्थ हुआ है, अपने जिम्मेवारों को बोलें, उसकी फ़ाइल तैयार करें और वो फाइल साथ संगत को दिखाएं। साथ संगत के पास पूरा हिसाब हो। और साथ संगत से जो फर्जी स्टाम्प पेपर मांगे जा रहे हैं, ब्लैंक स्टाम्प पेपर खरीदे जा रहे हैं, वो सब गैर कानूनी धंधों में इस्तेमाल होने वाले स्टाम्प पेपर हैं। ये बहुत बड़े स्केल पे मांगे जा रहे हैं स्टाम्प पेपर साथ संगत से, और बड़े स्केल पे बहुत सारे अपराध जो हैं वो हजूर पिताजी के खाते मड़के हमेशा के लिए डेरा हड़पने की कवायद जो है वो हनीप्रीत करने लगी है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। हालांकि हमारे पास भी 2-4 गिफ्ट हैं हनीप्रीत को देने के लिए, वो धीरे धीरे देंगे, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन आप अपनी कोशिश जारी रखिए, साथ संगत को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, घर से निकलें। किस बात का डर है ये आप बताएं, भी ये आदमी सामने से नाम लेके बताएं, भी ये आदमी हमें डरा रहा है, धमका रहा है, उसका नाम बताएं। पंजाब के अंदर राजनीतिक विंग और 45 मेंबरों का आतंक हमेशा के लिए अब ख़त्म है। उनके जितने माई बाप बैठे थे उन सब का आतंक ख़त्म है। तो आप खुले तौर पे पंजाब की साथ संगत तो ख़ास तौर पे
जाके सबको बता सकती है। और दिल्ली में तो ऐसा आतंक है ही नहीं। हरियाणा में थोड़ा बहुत खट्टर और दुष्यंत चौटाला का है भी, तो वो भी इतना अगर आपको लगता है तो आप बता दे भी हाँ ये दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर के पावर से ये आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी आप बताएं तो कोई ना कोई थोड़ा आपको उसका ज़रूर बताएंगे। तो ये जानकारी आप करते रहें। बाकी अगर आपको लगता है भी साथ संगत कहीं इकट्ठी आप कर सकते हैं, या साथ संगत कोई कुछ काम आपको लगता है बातचीत करनी है, तो हम ऑनलाइन मीटिंग भी रख सकते हैं। फिजिकली भी हमारी तरफ से कोई आदमी मीटिंग में आपके पास आके आपको जानकारी दे सकता है, तो उन चीज़ों के लिए आप अवतार भाई जी से संपर्क कर सकते हैं। ये कह रहे हैं भी साथ संगत से आधार कार्ड और फ़ोन नंबर भी मांगे जा रहे हैं। हमारे पास भी आया था कि पक्की समितियों से आधार कार्ड और फ़ोन नंबर मांगे जा रहे हैं। और एक ये भी जानकारी है, जो आधार कार्ड आप दे रहे हैं उस आधार कार्ड की आड़ में बहुत सारे नए सिम इशू करवाए जा रहे हैं, और वो नए सिम बहुत सारे क्राइम में इस्तेमाल हो सकते हैं। आपके नाम से खरीदे हुए सिम, तो अपना आधार कार्ड और इस तरह की आइडेंटिटी, ख़ास तौर पे अपनी फ़ोटो, अगर आपको डेरे में कल को कोई ये कहे भी आप डेरे में फ़ोटो खिंचवाई जा रही है, ऐसी गलती कभी मत करें फ़ोटो खिंचवाने की, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सिम खरीदने के लिए वेरिफिकेशन होती है। और हनीप्रीत के जो ये गुर्गे हैं, हनीप्रीत का जो टीम है, ये क्राइम करने में इतनी माहिर है कि कुछ नहीं पता है, किसी भी स्केल का ये क्राइम कर सकते हैं। जब सामने से आप सोचिए भी पंचकुला दंगे में क्या हालात थे, 5000 पुलिसकर्मी, हाई कोर्ट के जज, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी हनीप्रीत के घर में घुसने की, चेकिंग करने के लिए भी उसके घर की चेकिंग कर सकें। तो अंदाज़ा लगाओ भी हनीप्रीत सरकार के कितने इशारों पे नाचती है, और सरकार में कितने बड़े बड़े वाइट कॉलर वाले गुंडे हनीप्रीत का साथ देते हैं। 50 लोगों को उसने सरेआम मरवाया, और अब उसके घर की तलाशी तक भी पुलिस लेने से डरती है। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हो, तब जब वो फरार है और सारे मीडिया में उसके खिलाफ खबरें चल रही हैं। इतनी पावरफुल लेडी है, और सोचिए कि ये पावर कहाँ से आती है। साक्षात काल ही है जो हनीप्रीत के रूप में सबके सामने है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक कमेंट में पूरा पढ़ नहीं पाया दिलावर संधू जी आपका, तो लगता है हमें आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 1.25 घंटे से ऊपर हो गया है। तो आखिरी में हम उम्मीद करते हैं कि सच्चाई आप लोगों तक पहुंचाएंगे ज़ोर शोर से। फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के मेंबर्स की मीटिंग हमने रखी है 9:30 बजे, तो वो मीटिंग का लिंक आपको हम ग्रुप में भेज रहा हूँ मैं साथ ही, तो वो मीटिंग आप ज्वाइन कर लेंगे। जितने भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट ग्रुप के मेंबर जो हैं वो आप मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई जानकारी आपको चाहिए वो समय समय पर हम देते रहेंगे, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, आप बार बार आपको बता रहे हैं, बिशाई परिवार को हनीप्रीत की तरफ से डेरा से निकाले जाने की घोषणा की जा चुकी है, और अब शाही परिवार डेरा से जाने की तैयारी कर रहा है। कौन उनके साथ खड़ना चाहता है, कैसे खड़ना चाहता है, आप डायरेक्ट संपर्क बनाएं। जो उनके भांड हैं, जो उनके गुण गा रहे थे, उनके नाम पे पैसा कमा रहे थे, उन सब से पूछ लेना कि वो खड़ेंगे या नहीं खड़ेंगे। तो खैर हम उम्मीद करते हैं अभी पिताजी तक हमारी आवाज़ पहुँचे, हमारी प्रार्थना पहुँचे, तो हजूर पिताजी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि साथ संगत की गलतियाँ माफ़ करके वो साथ संगत के बीच आएँ, और ये बुराई हनीप्रीत रूपी काल जो डेरा के अंदर आके बैठ गया है, जो डेरे की संगत का इतना पैसा खा के और ख़ुद को गुरुगद्दी के लिए प्रोजेक्ट करने लग रहा है काल, तो इसे रोका, हजूर पिताजी रोके। इस उम्मीद से आप साथ संगत नारा लगाएं जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और आखिरी में हम अरदास लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत के राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।